ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री की गोली मारकर हत्या। भुवनेश्वर के अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। हमला करने वाला पुलिस अफसर गिरफ्तार। एमएलसी चुनाव के लिए मतदान आज। कानपुर, उन्नाव, कानपुर देहात में मतदान शुरू। 2.5 लाख मतदाता करेंगे वोट। स्नातक और शिक्षक चुनाव में 63 उम्मीदवार मैदान में। भारत जोड़ो यात्रा की क्लोजिंग सेरेमनी आज। श्रीनगर के शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी यात्रा। संसद सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से बुलाई गई बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र दौरा आज। महाराष्ट्र जलगांव में मुक्त कुंभ कार्यक्रम में होंगे शामिल। सपा ने शिवपाल को बनाया राष्ट्रीय महासचिव। पार्टी ने घोषित की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मिली जिम्मेदारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, news@9 AM में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सपना झा। एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गए थे। 2.5 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। कानपुर में स्नातक चुनाव। यूपी में 5 एमएलसी सीटों पर मतदान जारी है। कानपुर, उन्नाव, कानपुर देहात में मतदान। यूपी में 5 एमएलसी सीटों पर मतदान जारी है। उन्नाव, कानपुर, कानपुर देहात में मतदान जारी। ये मतदान केंद्रों की सीधी तस्वीरें आपको मतदान केंद्र से दिखा रहे हैं, जहां मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। आपको बता दें, ये तस्वीरें झांसी की हैं, जहां मतदान फिलहाल जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो कि 4 बजे तक चलेगा। चुनाव मैदान में 10 जिले में 10 प्रत्याशी, 141 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 35,000 शिक्षक मतदाता वोट डालेंगे। झांसी में 25 मतदान स्थल बनाए गए हैं। आपको बता दें, जिले में 4,629 शिक्षक मतदाता वोट डालेंगे। सीधी तस्वीरें आपको झांसी से दिखा रहे हैं, जब मत का प्रयोग। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये कानपुर से तस्वीरें हैं। उन्नाव से अरुण अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अरुण, एमएलसी चुनाव के मतदान शुरू हो चुके हैं, वहां पर क्या कुछ माहौल है?
बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव शुरुआत हो चुकी है, सुबह 8 बजे से वोट पड़ने लगे हैं। अगर बात करें उन्नाव जनपद की, तो उन्नाव जिले में 57 पोलिंग पार्टी 27 मतदान केंद्रों पे चुनाव करा रही है। उन्नाव में शिक्षक और स्नातक का विधान परिषद सदस्य के लिए वोटों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है और भारी पुलिस बल की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि पोलिंग पार्टी जिस समय रवाना हो रही थी उस समय ही जिलाधिकारी ने अपना स्पष्ट तरीके से पोलिंग पार्टियों को निर्देश दिए थे कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना है। इसी को ध्यान में रख के जो पोलिंग पार्टीज रवाना हुई थी वो अपने बूथों पर सजगता से चुनाव करा रही हैं। अगर देखा जाए तो अभी सुबह 8 बजे से चुनाव शुरू हुआ है और इक्का दुक्का लोग ही मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। अभी मतदाताओं में भी किसी तरीके का खास कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो बड़ी संख्या में पहुंचे। अगर बात करें तो लगभग 23,261 स्नातक मतदाता और 5,844 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो 27 जोनल मजिस्ट्रेट, 27 स्टेटिक मजिस्ट्रेट इस पूरी व्यवस्था को और शांतिपूर्ण व्यवस्था को चुनाव कराने के लिए वो लगाए गए हैं और लगातार वो भ्रमण पर है, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं जोनल मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट, जिनकी निगरानी में पूरा चुनाव चल रहा है। इस बार चुनाव थोड़ा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतारे। इसी के साथ निर्दल प्रत्याशी भी हैं। उन्नाव की अगर बात करें, स्नातक चुनाव की अगर बात करें तो जो निवर्तमान एमएलसी है अरुण पाठक वो मैदान में है। शिक्षक चुनाव की बात करें तो जो निवर्तमान एमएलसी है राज बहादुर चंदेल वो अपने निर्दलीय कोटे से चुनाव मैदान में। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने वेणु रंजन भदौरिया को चुनाव मैदान में उतार रखा है। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चुनाव दिलचस्प दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करें मतदाताओं में खास तरीके का कोई उत्साह दिखाई अभी तक नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लगभग 1 घंटा समय व्यतीत हो चुका है और मतदाताओं की कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही है मतदान केंद्रों पर कि भीड़ दिखाई पड़ रही है। इक्का दुक्का मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी अरुण, वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर के अगर बात करें तो पीएसी और पुलिस के जवान लगाए गए हैं और जो लगातार निगरानी रख रहे हैं। हर मतदान केंद्र पर पुलिस बल लगा हुआ है और किसी तरीके की अभी पूरे जिले से किसी भी तरीके की कोई ऐसी स्थिति है, ऐसी सूचना सामने नहीं आई है जिसको ये लेकर के ये कहा जा सके कि किसी तरीके से कहीं से भी कोई चुनाव प्रभावित करने वाली बात हुई हो। हाँ, अगर बात करें तो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी लगातार भ्रमण पर हैं और मतदान केंद्रों पर पहुंच करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वहीं जो स्थानीय मतदान केंद्रों पर जो स्थानीय पुलिस बल लगाया गया है वो भी सक्रिय दिखाई पड़ रहा है और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जी शुक्रिया अरुण जी, ज्यादा जानकारी के लिए। एमएलसी के चुनाव सुबह 8 बजे से शुरू हो चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर कानपुर की तस्वीरें हैं जहां लोग अपने मत का प्रयोग करने मतदान पोलिंग बूथ जा रहे हैं। वक्त है आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एमएलसी चुनाव की, जो कि मतदान शुरू हो चुके हैं। झांसी जिले में 4,339 शिक्षक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और अपना नेता चुनेंगे। आपको बता दें सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं, जो कि शाम 4 बजे तक चलने वाले हैं। वहीं कानपुर में अरुण पाठक पहुंच चुके हैं। यूपी में स्नातक व शिक्षक एमएलसी की 5 सीटों के लिए सुबह से ही जंग जारी है। हमारे साथ झांसी से कुलदीप अवस्थी जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप, वहां पे क्या कुछ अपडेट है मतदान को लेकर? कुलदीप, आपको हमारी आवाज आ रही है?
कुलदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव हो रहे हैं। कानपुर में स्नातक निर्वाचन के लिए 2 लाख से अधिक मतदाता, जबकि शिक्षक एमएलसी के लिए 19,000 से ज्यादा मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर विधान परिषद सदस्य का चुनाव करेंगे। आपको बता दें स्नातक व शिक्षक एमएलसी के लिए चुनाव प्रचार शनिवार की शाम से ही बंद हो गया था। स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव आज। यूपी एमएलसी चुनाव में वोटिंग जारी है। बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। आपको बता दें शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। यूपी एमएलसी चुनाव में 5 सीटों पर वोटिंग जारी है। इन सीटों पर बीजेपी और सपा के प्रत्याशी समेत कुल 63 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि इन सीटों पर 7 लाख वोटर वोट डालेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। में संसद में कामकाज पर चर्चा होगी। बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में संसद में कामकाज पर होगी चर्चा। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बजट सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। आपको बता दें 1 फरवरी को बजट सत्र है, जिसे निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। सर्वदलीय बैठक में संसद में बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद में कामकाज पर होगी चर्चा बैठक में। सर्वदलीय बैठक में संसद में कामकाज पर होगी चर्चा। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी का महाराष्ट्र दौरा आज है। महाराष्ट्र जलगांव में कुंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे सीएम। सीएम योगी का महाराष्ट्र दौरा आज। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने महाराष्ट्र दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो जलगांव में कुंभ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। सीएम योगी का महाराष्ट्र दौरा आज। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज सीएम योगी महाराष्ट्र दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं। इस दौरान लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। महाराष्ट्र जलगांव में कुंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में सहभागिता। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महाराष्ट्र दौरा है, जहां जलगांव में
महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल होने वाले। सीएम योगी का महाराष्ट्र दौरा आज। खबर दिल्ली से, जहां अमित शाह एसजीएमएलआई अस्पताल का उद्घाटन करने वाले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे अमित शाह। वीसी के जरिए उज्जैन में एसजीएमएलआई अस्पताल का उद्घाटन। एसजीएमएलआई अस्पताल का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उज्जैन में एसजीएमएलआई अस्पताल का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। खबर दिल्ली से है, जहां अमित शाह उज्जैन के एसजीएमएलआई अस्पताल का वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं। उज्जैन को आज अमित शाह सौगात देने वाले हैं एसजीएमएलआई अस्पताल का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज एक दिवसीय दौरा है। खिचड़ी भोज में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। खबर आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां खिचड़ी भोज में शामिल होने के लिए स्मृति ईरानी का एक दिवसीय दौरा अमेठी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा आज। एक दिवसीय दौरे पर अमेठी सांसद स्मृति ईरानी आयोजित खिचड़ी भोज में शामिल होंगी। आपको बता दें, खबर अमेठी से, जहां एक दिवसीय दौरे पर सांसद स्मृति ईरानी आज अमेठी जनपद दौरे पर रहेंगी। इस दौरान खिचड़ी भोज में भी शामिल होंगी स्मृति ईरानी। खबर सिद्धार्थनगर से आ रही है, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का दौरा आज है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आज सिद्धार्थनगर दौरा। जिले में विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। 10:30 बजे सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री शेखावत। 11 से 12 बजे तक सांसद खेल महाकुंभ में शामिल होंगे। 12 बजे से 1:30 बजे तक बीएसए ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कपिलवस्तु महोत्सव में शामिल होंगे जल शक्ति मंत्री। खबर आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं, जहां जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आज दौरा है। जिले के विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्यारह से 12 बजे तक सांसद खेल महाकुंभ में शामिल होंगे। कपिलवस्तु महोत्सव में शामिल होंगे जल शक्ति मंत्री। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आज सिद्धार्थनगर दौरा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आज सिद्धार्थनगर दौरा है। वहीं खबर हमीरपुर से आ रही है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घर में घुसकर गोली मारकर की गई युवक की हत्या। पुरानी रंजिश
जिसके चलते हत्या बताई जा रही है। हत्या करने के बाद हत्या आरोपी मौके से फरार हो गए। खबर आपको यूपी के हमीरपुर जिले से बता रहे हैं, जहां युवक की हत्या कर दी गई है और आरोपी मौके से फरार हो गए। हत्या की वारदात से वहीं इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राठ कोतवाली क्षेत्र के सदर गांव की घटना। खबर हमीरपुर से है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर गोली मारकर की गई युवक की हत्या। पुरानी रंजिश के चलते हत्या बताई जा रही है। हत्या करने के बाद मौके से आरोपी फरार हो गए। हत्या की वारदात से मची सनसनी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। राठ कोतवाली क्षेत्र के सदर गांव की घटना। खबर हम आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजनंदगांव कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह प्रदर्शन 6 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा है। इन मांगों में सामाजिक सुरक्षा के रूप में मासिक पेंशन, समूह बीमा योजना के लिए नीति निर्धारित कर तत्काल लागू करना, सेवानिवृत्त मृत्यु होने पर कार्यकर्ताओं को 5 लाख और सहायिकाओं पर 3 लाख एक मुश्त भुगतान करना होगा। हाँ, अभी तक हम लोग को 6 साल हो गया, ना केंद्र सरकार ने कुछ दिया और ना ही राज्य सरकार ने। और हम लोग अभी 5 दिन का महापड़ाव किए थे रायपुर में, वहाँ भी हम लोगों का नहीं सुना और वहाँ से हम लोग को हटा दिया। अब हम लोग ये तय किए हैं कि आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अब जब तक हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। और अब हम लोग सभी कार्यकर्ता सहायिका बहनें यहीं पर डटे रहेंगे और हमारी यही मांग है। हम लोग कई साल से अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर हमेशा हड़ताल करते जा रहे हैं, मगर हमारी मांगों को सरकार सुन नहीं रही है और ना ही अपने कोई बजट में हम लोगों की मांग को पास कर रही। कोंडागांव दक्षिण वन मंडल अधिकारी रमेश कुमार जांगड़े के द्वारा आमजनों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत करते जिला के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम कोंडागांव कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। यह पहली दफा होगा कि जिन अधिकारी के खिलाफ शिकायतें आ रही है उसी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर पत्रकारों ने उनके खिलाफ शिकायत की है। इन्हें भी आवेदन सौंपा है। आपको बता दें कि वन मंडल अधिकारी रमेश कुमार जांगड़े से ग्रामीण जन परेशान है। वन अधिकार पत्र की योजनाओं को लेकर वन मंडल अधिकारी रमेश कार्यों के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे, जिससे शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर फलीभूत नजर नहीं आ रही है। वहीं डीएफओ के सुस्त रवैये की वजह से शहरी आवासीय पट्टा के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए रुपए मांगने की बातें भी सूत्रों से प्राप्त हो रही है। ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों से लगातार दुर्व्यवहार की शिकायतों के साथ ही पत्रकार से भी लगातार दुर्व्यवहार की बातें सामने आ रही है। हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम से कि ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है अधिकारी के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक विचार का विषय है और कहीं ना कहीं जो शासन की योजनाएं हैं धरातल पर वो दिख नहीं रही। हमारे यहाँ वन मंडल में अधिकारी हैं जिनकी लगातार शिकायत है कि कोई अगर उनसे मिलने जाता है तो 2 घंटा उसको वेट करना पड़ता है, उसके बाद उससे मुलाकात हुई नहीं हुई। दूसरी चीज़, वन अधिकार या आवासीय पट्टा के लिए अगर कोई वहाँ पर एनओसी के लिए चक्कर लगा रहा है तो उसको संतुष्टि भरा जवाब भी नहीं मिलता वहाँ। दीपका थाना अंतर्गत शक्तिनगर निवासी SICL कर्मी विजय मिश्रा सब ऑर्डिनेटर इंजीनियर गेवरा परियोजना में पदस्थ है। बीती रात अज्ञात चोरों ने घर में सूनेपन का फायदा उठाकर लाखों का माल पार कर
बता दें कि चोरों ने यहां गोल्ड के कीमती आभूषण को ही पार किया है। आर्टिफिशियल और चांदी के जेवरात को घर पर छोड़ दिया। सुबह जब प्रार्थी विजय मिश्रा ड्यूटी से सुबह 7 बजे लौटे तब घर का ताला टूटा हुआ मिला। योगा शक्ति नगर में आज रात में ड्यूटी करने के बाद जब वापस आया तो मेरे घर के ताला टूटा हुआ था। ड्राइंग रूम तो सब नॉर्मल था, बाकी जब आगे बढ़ के दोनों रूमों को मैं देखा, दोनों रूम का अलमीरा टूटा था, सारे कपड़े बिखरे पड़े थे और उसमें मैक्सिमम जो ऑर्नामेंट्स का जो पैकेट था खाली बेड पे फेंका हुआ था। जब पीछे साइड के दूसरे रूम से मैं देखा, एक पूजा रूम में भी अलमीरा है, वो भी टूटा है। हमारे आस पड़ोस के लोग कुछ बताए हैं, 1:30-2 बजे रात के करीब में कुछ अनवांटेड मोटरसाइकिल से घूम रहे थे। शक की बात जहाँ तक है, शक हम नहीं किसी पर कर पाएंगे और प्रशासन से सहयोग की उम्मीद है। वो लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, मॉर्निंग से मेरे साथ लगे हैं। 29 जनवरी 2023 भारत की अध्यक्षता में G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक आज और कल चंडीगढ़ में आयोजित होगी। बैठक का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पास करेंगे। बैठक के लिए तोमर चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उनका पंजाब और हरियाणा के सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ स्वागत किया गया। ई टेंडरिंग के खिलाफ गिनी चुनी जगहों पर सरपंच सड़क पर उतरे, जाम लगाने की फॉर्मेलिटी पूरी की। फतेहाबाद के भट्टू में जाम लगाने पहुंचे सरपंचों से ज्यादा मौके पर साइड में खड़े लोग और पुलिसकर्मी दिखे। वहीं गांव समेड़ में भी नामात्र लोग गांव के सरपंच के साथ सड़क पर दरी बिछाने पहुंचे। फिलहाल जाम लगाने के लिए सरपंच भीड़ जुटाने के प्रयास में लगे रहे। भट्टू में पहुंचे डीएसपी ने कहा कि सरपंचों की ओर से सड़क जाम करने की सूचना है, जिसके बाद पुलिस फोर्स तैनात की गई है। किया गया, इसमें क्या तैयारियां आपकी तरफ से की गई? प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। किसी प्रकार का कोई रोड जाम होने नहीं दिया जाएगा। अभी रोड साइड से चल रहा है, ऐसे थोड़े बैठे हैं और किसी प्रकार से कोई जान नहीं आने दिया जाएगा। मामला जो एसोसिएशन ने हमारी फैसला लिया था चक्का जाम के तहत सरपंच एसोसिएशन भट्टू कला द्वारा जाने का काम किया था। क्या टाइम तक रहेगा ये? 1 बजे तक। खबर फतेहाबाद से, जहां ई टेंडरिंग के खिलाफ सरपंच सड़क पर पहुंचे हुए हैं। फतेहाबाद में ई टेंडरिंग के खिलाफ सरपंचों का चक्का जाम। छिंदवाड़ा सौसर विधानसभा के विधायक विजय चौरे द्वारा नागपुर रोड पर स्थित टोल नाके पर जमकर हंगामा किया गया। यहां तक कि विधायक द्वारा टोल नाके पर
जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। सौसर विधायक जब नागपुर की तरफ जा रहे थे तभी टोल नाके पर बैठे कर्मचारी ने टोल टैक्स की मांग की, जिस पर विधायक द्वारा कर्मचारी के साथ गाली गलौज की जाने लगी। विधायक का कहना था कि मेरी 5 गाड़ी यहां से प्रतिदिन जाएगी, कोई टोल टैक्स नहीं देगा। टोल मांगे जाने पर फिर इसी तरह हंगामा किया जाएगा। विधायक द्वारा टोल नाके पर किस तरह का बर्ताव किया गया वह वीडियो क्षेत्र में जमकर वायरल हो रहा है। डिंडोरी नर्मदा प्रकट उत्सव को लेकर डिंडोरी नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। नर्मदा प्रकट उत्सव को देखते हुए जिला प्रशासन ने मुस्तैदी से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं नगर में कई जगह भंडारे का आयोजन किया गया और साज सज्जा किया गया। जिले भर में श्रद्धालु मां नर्मदा के प्रकट उत्सव को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं और धूमधाम से मां नर्मदा जन्मोत्सव मना रहे हैं। डिंडोरी के विभिन्न घाटों सहित नर्मदागंज स्थित डैम घाट में नर्मदा समितियों के द्वारा जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया है और मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई जाएगी। मां नर्मदा का प्रकट उत्सव है और मां के जन्म उत्सव में पूरा नगर जो है मां के घाट में जो है उमड़ जाता है। आप देख रहे होंगे, पीछे देखिए जो भीड़ दिखाई दे रही है चारों तरफ, जो जन सैलाब आपको घाटों में देखिए जो जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है, ये जन सैलाब मैया के प्रति आस्था और उनके विश्वास का प्रतीक है कि मां नर्मदा हमेशा हमारे लिए हमारे कष्टों में हमारे दुखों में खड़ी रहती हैं। तो मां के प्रकट उत्सव में पूरा डिंडोरी जिला जगह जगह जो है बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। इसी तारतम्य में डैम घाट डिंडोरी में भी एक बृहत आयोजन हर साल आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड का जो लोग हैं वो नर्मदा में बहुत आस्था रखते हैं और ये क्षेत्र का एक नर्मदा जीवन दायिनी माता कहलाती हैं। यहाँ के लोग, नर्मदा खंड के लोग, नर्मदा में इतनी आस्था है कि नर्मदा खंड में रहने वाले लोग कभी अपने आप को ये कमी महसूस नहीं करती किसी भी प्रकार का, अन्न का, धन का, जल का। अपने आप में नर्मदा जी की इतनी शक्ति है कि नर्मदा जी सबको अपना चरणों में स्थान देती है। जौनपुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा संयुक्त रूप से हिंदू रक्षा निधि अर्पण का कार्यक्रम नगर के तिलकधारी इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल देश में हिंदू ही आगे लक्ष्य लेकर चल रही है। हमारा लक्ष्य है समृद्धि हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मानित हिंदू है। यदि हमने जाकर किसी में जनसंख्या असंतुलन रोकने के लिए जनसंख्या वृद्धि का कानून नहीं बनाया तो अगले 40 साल बाद बन रहा भव्य राम मंदिर भी खतरे में पड़ जाएगा और देश के करोड़ों हिंदुओं के परिवार और घर भी खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य है सुरक्षित हिंदू और इसलिए करोड़ों हिंदुओं के घरों में जाकर उनसे संपर्क करना, उनका कुशल जानना, उनकी सेवा, उनको हिंदू हेल्प लाइन उपलब्ध कराना, इनके स्वास्थ्य, उनके बच्चों की टैलेंट या सभी काम के लिए हम लगे हैं। हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल देश में हिंदू ही आगे का लक्ष्य लेकर चल रही है। हमारा लक्ष्य है समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। यदि हमने जागकर देश में जनसंख्या असंतुलन रोकने के लिए जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण का कानून नहीं बनाया तो अगले 40 साल के बाद बन रहा भव्य राम मंदिर भी खतरे में पड़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इटावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना उसराहार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुरखा के पास चैनल नंबर 127 पर लखनऊ से जयपुर जा रहे दवाइयों से भरे ट्रक में अचानक लगी आग। एक्सप्रेसवे पर धू धू कर जला ट्रक। घटना की जानकारी जब यूपी टीम को मिली तब दमकल टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण ने बताया किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है, चालक परिचालक सुरक्षित है। खबर अमेठी से। यहां आगामी 30 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर सांसद स्मृति ईरानी रहेंगी। इस दौरान गौरीगंज स्थित अपने आवास पर आयोजित खिचड़ी भोज में शामिल होंगी। साथ ही गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के लिए जिले के सभी 13 ब्लॉकों में प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अलीगढ़ के इगलास कस्बे में लगने वाले बसंत पंचमी के मेले में बारबालाओं ने फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगाए और लोगों ने उनके ऊपर लाखों रुपए की धनवर्षा कर दी। बारबालाओं के चाहने वालों की भीड़ ठुमके देखकर इतनी बेकाबू हो गई कि लोगों में जमकर मारपीट और लात घूंसे चले, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खास बात यह रही, इस बार पूरा मेला प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन की देखरेख में लगाया गया था। मैनपुरी के थाना कुर्रा इलाके के रामपुरा गांव में 3 सगी बहनों के लापता होने से हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार बेटियों की बरामदगी के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। घटना को करीब 1 महीने बीत चुके हैं, फिर भी पुलिस बेटियों को बरामद नहीं कर सकी है। पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर लापता बेटियों को बरामद करने की मांग की है। सर, हमारे 3 लड़की लापता है, अभी तक उनका कोई सुनाई नहीं हो रही है। कितने दिन से? ये एक 21 दिसंबर की बात है और एक 31 दिसंबर की बात है। कितनी बेटियां आपकी गायब हुई हैं? 3 बेटी। अभी कप्तान साहब से मिलके आए हो, क्या कहा है? उन्होंने कहा है हम आपकी वो कर रहे हैं कार्रवाई। हम आएंगे, हमारी जब कोई सुनवाई नहीं हो रही, अभी तक कुछ पता ही नहीं लग रहा। 1 महीना हो गया है। किसके बारे में सुनवाई नहीं हो रही? मेरी बहनों के बारे में। क्या हुआ? घर से गायब हुई है। कितने दिन पहले गायब हुई थी? एक हुई थी पहले 1 महीना से, और एक हुई है 30 तारीख को। 20-25 दिन उसको हो गए शायद। कितनी बहनें हुई टोटल? 5 बहनें हम, 1 भाई है। गायब कितनी बहनें? 3 गायब हुई। जालौन के नगर क्षेत्र में विभिन्न हिंदू संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक समर्थन यात्रा निकाली। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में तथा शाहरुख खान की फिल्म पठान के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसी यात्रा के दौरान नगर क्षेत्र के झंडा चौराहे पर पठान फिल्म के पोस्टर तथा धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव के पोस्टर का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों ने लखीमपुर में पहुंचकर लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान तमाम राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं सामाजिक संस्था के लोगों सहित जागरूक नागरिकों से बातचीत करते हुए लोगों से आपत्तियां ली। आयोग से लखीमपुर पहुंचे आयोग के सदस्य महेंद्र कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में सीटों के रोटेशन से संबंधित शिकायतें आई हैं, जिनका निस्तारण करने के लिए शासन को लिखा जाएगा। नहीं, कहीं न कहीं पर थोड़ी बहुत कमियां हैं और इन्हीं कमियों को देखने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। दूसरी बात 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो कंप्लीट मिल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये है
रोटेशन और सर्वे, इसी पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो क्या लगता है जो हमेशा जनरल सीट रही है, चाहे मोहम्मदी हो या लखीमपुर, तो क्या रोटेशन इन पर लागू नहीं हुआ था, या अब ये आने वाले वक्त में अब ये तो भविष्य की बात है। अभी देखा जाएगा कि ऐसा रोटेशन क्यों नहीं लागू हो पाया, क्या कारण था, ये तो बाद में है कि अगर आपत्ति आई है तो इन पर बदलाव होगा? नहीं, ये हमारी सीमा से बाहर है। ये तो शासन और डीएम साहब देखेंगे इसके बारे में। हमारे तो सिर्फ इतने देखना है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ओबीसी की है या नहीं है। तो मैसेज क्या है आज यहाँ पर? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आयोग का गठन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। इस आयोग का उद्देश्य ये है कि हम सभी क्षेत्रों में जाकर के ये देखें कि जो 27% आरक्षण ओबीसीज के लिए मिल रहा है, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक रायवाला में हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी शामिल रहे। पहले दिन संगठन के भावी कार्यक्रमों और नगर निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। देखिए, हमारी हर तीसरे माह में प्रदेश की कार्य समिति होती है। हमारा मुख्य रूप से आगामी कार्यक्रमों का जो विषय है उसमें चर्चा करें, राजनीतिक प्रस्ताव पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ पन्ना टीम, इस बार नया लक्ष्य हमारा है, पन्ना टीम तक हमारी कार्य समिति में किस रूप में क्रियारूप कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर चर्चा करेंगे और सरकार के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की राज्य वो आम जनता तक जाए, उसमें पूरी प्रकार से बैठक हम करने वाले हैं। आगामी लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा अब तैयारी कर रही है। भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव पर मंथन होगा। पहले दिन संगठन के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा सहित प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर बैठक में मंथन करेंगे कि किस तरह से लोकसभा चुनाव को लड़ा जाए और आगे जीत हासिल की जाए। साथ ही दूसरे दिन मुख्यमंत्री सरकार की भूमिका तय करेंगे, जिसमें प्रदेश के आला दर्जे के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर मंथन होगा। ऋषिकेश से बसंत कश्यप के न्यूज इंडिया। फिलहाल खबरों में इतना ही।